नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खुशामदीद। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे, अब खैबर पख्तूनख्वा ओवरऑल सूबे में इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों की क्या पोजीशंस नज़र आ रही हैं, कांटे के मुकाबले कहाँ कहाँ किन किन हलकों पर मुतवक्के है। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, दहशतगर्दी की लपेट में सूबा एक तवील अरसे से नज़र आया है और अगेन वेदर कंडीशंस भी जो है वो भी आड़े आ रही है। लेकिन उसके बावजूद दीगर सियासी जमातें जहाँ पर इंतखाबी मुहिम अपनी जोरों शोर में चला रही हैं। आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जो करक में शेर अफजल मरवत साहब अपना जलसा वो कर रहे थे कंडक्ट। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप गौहर खान साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे फर्स्ट हाफ में हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन में, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें उस तरह से मौके मैसर नहीं है कि हम इंतखाबी मुहिम अपनी या रैलीज या वर्कर्स कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग्स कर सकें। इस जलसे में करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो झड़पें रिपोर्ट हुई हैं, मंजरेआम पे फुटेजेस आई हैं और इस हद तक ये मामला जो है वो तूल पकड़ चुके थे कि गाड़ियां भी जलाई गई हैं। ये मामले के भी हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन के भी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्लेइंग फील्ड किस हद तक स्क्वीज्ड इस वक्त नजर आ रही है और इसका इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे, लेजिटिमेसी पे कितना बड़ा सवाल उठ जाता है इस तमाम सिनेरियो में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़खर काकाखेल साहब, जो कि हमें इस ओवर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले को एनालाइज करेंगे, वहाँ के मामलात को, और हमें बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन कौन सी इस वक्त उनको अहम नजर आ रही है। फ़खर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ़खर साहब। ये बताइएगा सबसे पहले तो जो मैंने जिक्र किया, शेर अफजल मरवत साहब जलसे से गालिबन खिताब भी कर रहे थे, उनका जलसा था। ऑब्वियसली उनके जलसे जो भी उनकी रैलीज होती हैं वहां पर उनको एक अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, चैलेंजेस का भी सामना है। ये इंतजामिया की जानिब से जो हुआ है जो मामला, जरा उसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप पहले तो शुरू में ये बता दीजिए कि ये मामला हुआ क्या और प्लेइंग फील्ड इनके लिए किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक हमें बहरहाल महदूद या ना होने के बराबर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अलीना, आप तमाम साथियों को सलाम और आदाब। दरअसल लकी मरवत और ये जो रीजन है ये हाईली सेंसिटिव है और इस दौरान मुसलसल मौलाना साहब की जानिब से भी कोशिश की जा रही थी, उनसे भी कहा गया था क्योंकि इसी हल्के में ही मौलाना साहब के एक उम्मीदवार के ऊपर भी फायरिंग का वाकया हुआ, तो सूरत हाल काफी टेंस थी। उनको रोकने की कोशिश की गई, उनके एक लिमिटेड हद तक उनको लाने की कोशिश की गई, ताहम उसके बाद जाहिरी बात है जिस तरीके से होता रहता है वो तसादुम की तरफ मामलात चले गए। ओवरऑल अगर आप देख लें, और शेर अफजल मरवत यकीनी तौर पर इस हल्के से बिल्कुल मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो विनर करार दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 रोज पहले मुझसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अहवाल पूछती तो मैं कहता कि खैबर पख्तूनख्वा इस बार भी पीटीआई का बहुत पीछे थे बाकी जमातें, लेकिन 7 रोज बाद जब हम अब सूरत हाल देखते हैं उसमें काफी बदलाव आया है और उसमें खान साहब की जो मुकदमात हैं उससे कहीं ज्यादा ये जो इंडिपेंडेंट हैसियत से उनके उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि आप इनको वोट तो दे रहे हैं लेकिन ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई यहां जाएंगे। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा जो मूवमेंट थी उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया और वो स्पेस का क्योंकि जाहिरी बात है पीटीआई ने यहाँ ताला हुक्मरानी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े जो इनके स्टालवर्ट थे वो यहीं से थे। लेकिन अगर आप अटक के इस बार पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ जिस तरीके से पंजाब में ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया वो आसार हमें केपी में नजर नहीं आए और ये लोग ज्यादातर रूपोश रहे, चाहे वो मुराद सईद साहब हो, चाहे वो आतिफ हो, चाहे असद कैसर हो, चाहे शहरियार हो, ये जो बड़े बड़े नाम थे यहाँ पर उमर अयूब, तो वो रेजिस्टेंस उनमें नजर नहीं आई। दूसरी तरफ ये समझा जाने लगा कि ये खान साहब के नाम को कैश करके इक्तदार में आना चाहते हैं और फिर ये पैसे लेकर बाकी जमातों को ज्वाइन करेंगे। इस प्रोपेगंडे के बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर जमातों को स्पेस मिली। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि केपी में मिक्स टाइप का आपको रिजल्ट मिलेंगे, हिस्सा बकदर जुस्सा के मतलब जो जेयूआई है उन्होंने तकरीबन तमाम 45 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके ऊपर इनके कैंडिडेट मौजूद हैं। उन्होंने, आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में जो मौलवी का कंसेप्ट है और उन्होंने, लेकिन इस बार एक चीज डिफरेंट ये हुई है कि जेयूआई ने ज्यादातर खवानीन को टिकट दिए हैं।
मुझे ये लग रहा है कि उसका भी एक मनफी असर निकलेगा। देखना ये होगा कि मदारस के तलबा या जो रिलीजियस हल्के हैं वो किस हद तक उन खवानीन को वो टिकट देंगे। कौमी असम्बली शुरू होती है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल इनेवन से, और वहां पर जो बड़ा मुकाबला है वो सेनेटर साबिक तला महमूद साहब वर्सेस अब्दुल अकबर छतराली साहब। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। मुसलसल अब्दुल अकबर छतराली साहब इस नशस्त को जीतते रहे MMA के प्लेटफॉर्म से भी, लेकिन इस बार जमात इस्लामी से हैं, तला महमूद साहब JY से हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इन्हें 2, 3 पे आते हैं। सवात में अमीर मकाम साहब हैं, ये वो हल्के थे जहां पर मुराद सईद साहब लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं है, तो जाहिर बात है एक एज मिलेगा। महमूद खान साहब हैं जो साबिक वजीर आला रह चुके हैं, उनके लगता है ऐसे है कि जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। महमूद खान साहब के आपको ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना लेना, और उसके बाद यही अमूमी एक राय पाई जा रही थी कि शायद PTI का वोट बैंक जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस कुछ गैदर कर सकी है अपने लिए हिमायत? देखें, इसमें इशू ये आता है कि अमूमन जो सूबे का वजीर आला रह चुका होता है वो अपनी जो हल्का होता है उस पर काम करता है, और वो उसके पक्के वोट होते हैं। और फिर ये कि गुज़िश्ता कुछ महीने से तो तासुर ये था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट परवेज खटक साहब को प्रमोट कर रही है, और जो PITP बनी है उन्हीं को एक बार फिर गवर्नमेंट देगी। तो जिस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह हो चुका है, मुझे लग रहा है कि महमूद खान साहब ये नशिस्त ले पाएंगे। फिर अगर आप बड़े नाम में जाहिद खान साहब हैं दीर से ANP के, उन्होंने क्योंकि तंजीम उनकी मजबूत है, सिराजुल हक साहब हैं अब दीर से, एक नशिस्त उनकी भी हो जाएगी। दीर अमूमी तौर पर जो जमात इस्लामी का गढ़ रहा है, तो वहां से बजाहिर इस वक्त मेजॉरिटी में नहीं, लेकिन जो एज हम उसे कह सकते हैं, वो जो मैंने एक हफ्ते का आपको हवाला दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता से सिराज साहब। और इसमें एक और बात भी है लीना, प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द लीडरशिप और ये जो जिल्ली तंजीमें होती हैं, अगर आप पूरे सूबे की इनकी PTI की जो फेसबुक पेजेस हैं उसके ऊपर लड़ाई झगड़े देखे तो हर जगह पर 3-3, जिस तरह के बाजौड़ में जो नाखुशगवार वाकया नुमा हुआ, वहां पर PTI के 3 लोग खड़े थे। एक तो हम रिवायती तौर पर कहते हैं कि जी बस इमरान खान खंबे का भी कहे तो वो जीत जाएगा, इस तरह होता नहीं है इलेक्शन डे के ऊपर। उसमें बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपकी तंजीम होती है, जो लीडरशिप है या जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद मैदान के अंदर होते हैं, उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, वोटर को खींच के लाना इस सर्द माहौल के अंदर, ये सारी चीजें मैं मतलब एक बैलेंस, जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई जमात मुझे फिलवक्त नजर नहीं आती। और 1-1.5 माह से तो वो आपने जहां पर वेदर की भी कंडीशंस का जिक्र किया, तो 1-1.5 माह से तो धुंध की लपेट में था सूबा। लेकिन ये मानसेरा में जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब NA-15 से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने मंशूर लॉन्च करते वक्त सूबे के हवाले से, सूबे की आवाम के हवाले से ये कह दिया, फखर जो आपकी, मेरी और बासित साहब की बड़ी तारीफ की है ना उन्होंने उसके हवाले से जरूर बताइएगा कि ऐसा रिस्पॉन्स था। सादा लोग हैं। देखिए, यहां पर अब मैं ये समझता हूं कि हजारा में जो बजाहिर तो आपको अच्छा पावर शो मिला, लेकिन हकीकतन जो अब्बासी साहब जैसे लोग थे, साबिक वजीर आला, उस जैसे नजरियाती जो नून लीग के लोग थे वो खफा बैठे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैसियत से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो खुद मियां साहब को सरप्राइज मिल सकता है। यहाँ पर मुफ्ती किफायत साहब हैं जो हल्के में मौजूद हैं, देखना ये होगा कि किस हद तक, लेकिन एक तासुर ये क्रिएट किया गया है कि मियां साहब की हुकूमत बनने वाली है, शायद हजारा उस तरफ चला जाए। लेकिन KP के अंदर मुझे मौलाना साहब डार्क हॉर्स नजर आ रहे हैं, वो सरप्राइजेस दे सकते हैं। जिस तरह आपने जिक्र भी किया डेरा इस्माइल खान में, अली अमीन गंडापुर जो खुद PTI के अंदर उसके जो वर्कर्स उससे अब खफा हैं, वो जिस तरह गायब हो चुके हैं, और जिस तरीके से उसने पार्टी मामलात चलाए डेरा इस्माइल खान के अंदर, और जिस तरीके से उस पर इल्जामात लगे, तो PTI का वोट बैंक डेरा इस्माइल खान में है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को जो देहाती इलाके हैं, बाकी इलाके हैं, वहां से लोग सख्त नाराज हैं, उसके रिएक्शन में वोट पड़ सकता है, और उसी का फायदा। और फिर फैसल करीम कुंडी मैदान में है, तो मौलाना साहब को उसका ये जो 80,000 लास्ट इलेक्शंस में वोट थे, 80,000 चले गए थे, वो श्योर नहीं थे कि वो जीत पाएंगे, वो पशीन चले गए, लेकिन अब सिचुएशन उसकी बेहतर नजर आ रही है। अच्छा फखर, ये बताओ कि ये जो फाटा, एक्स फाटा था, अब ये तो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं,
اور صوبائی اسمبلی بھی اب الیکشن ہوگا وہاں پر, تو وہاں پہ کیا میجر چینجز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پولیٹیکلی بھی اب وہاں پہ زیادہ چیزیں ہوں گی اور ایڈمنسٹریٹولی بھی, اور ساری چیزیں جو ہیں کہ وہاں پہ اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھیں گے اس الیکشن کا؟ یہاں پر یہ ہے کہ فاٹا کے اندر جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا وہ اب نیشنلسٹ قوتوں کی طرف جائے گا. لائک محسن داؤد کی پوزیشن اچھی آ رہی ہے, حالانکہ وہ روایتی طور پر نارتھ وزیرستان وہ جے یو آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ جو ریزسٹنس کا ووٹ ہے وہ کیش کر لے گا محسن داؤد. اس طریقے سے ممند کے اندر نثار ممند ہے, وہ جو ووٹ کیش ہے عوامی نیشنل پارٹی کا, کہ ان کا ایک سٹانس رہا ہے. آپ یقین مانیے خیبر پختونخوا میں ایم پی کے سرکلز میں ولی خان کی باتیں, بادشاہ خان کی باتیں اب نہیں ہوتی. زیادہ تر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ویڈیو شیئر کرتے ہیں, ان کی باتیں پھیلاتے ہیں. تو وہ جو ایک ہے, میں نے کہا نا کہ جو غیر منظم جو پی ٹی آئی کی قیادت یا ان کی جو ایبسنس ہے, اور پھر یہ پروپیگنڈا کے آزاد ہو کر بک جائیں گے اور پارٹیز میں چلے جائیں گے, اس کا بہت نقصان پہنچا ہے. تو وہ فائدہ ادھر پہنچے گا. تو اور اس طریقے سے کرم میں ساجد حسین توری صاحب ہیں, وہ عمومی طور پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ادھر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی نشستیں نکال لیں گی. 44 پہ مولانا صاحب ہوں گے, لیکن 45 پہ فتح اللہ صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے, وہ مجھے وننگ کی طرف نزدیک نظر آتے ہیں. تو مکس سی چیزیں ہوں گی. علی محمد خان پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یا جس طرح مروت صاحب ہیں, یہ اپنی سیٹیں بظاہر سے لگتا ہے کہ یہ نکال پائیں گے. اچھا فخر بھائی یہ بتائیں کہ دو دلائل تھے جن کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا, مطالبہ ہو رہا تھا کہ الیکشنز پوسٹ پون کر دیں, خیبر پختونخوا میں نہ کروائیں یا پھر پورے ملک میں ہی پوسٹ پون کر دیں. ایک تھا سردی کا فیکٹر, دوسرا تھا لا اینڈ آرڈر. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے چانسز کم ہوئے گزشتہ 7-8 دنوں میں. دو باتیں بتائیں. تو سردی, جس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان ووٹر کو تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایسوسیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کرتا ہے. سردی میں بزرگ بندہ ظاہر ہے کہ بہت دور جا کر پولنگ سٹیشن پر لمبے وقت کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا اس کے لیے تھوڑا سا نسبتاً مشکل ہوگا. شدید سردی ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ ڈالیں گے ضرور جا کے. میں بھی ڈالوں گا. جو روایتی سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے, مطلب امیر مقام کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی, ان کے لوگ ہوں گے, ان کے پاس لسٹیں ہوں گی, وہ پراپر طریقے سے لوگوں کو پہنچا پائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی جگہوں پر تصادم کے بھی اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے تصادم کی طرف معاملات چلے جائیں. جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں وہ تو جو ٹاپ, مطلب جو اگر وفاقی سطح پر جو دو بڑی لیڈرشپ جن کو ڈائریکٹ تھریٹ ملی ہے, انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کیئر ٹیکر نے, وہ ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور احمد ولی, اور دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. تو وہ تھریٹ موجود ہیں سارے علاقے. فخر آپ کو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں اس وقت جے یو ایف اے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جو کہ مانسیرا سے جو ہے وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں. بالکل. اور مفتی کفایت اللہ صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مفتی کفایت اللہ صاحب, سب سے پہلے تو ہم خیبر پختونخوا کے اوور آل اس وقت سچویشن کے بھی حوالے سے بات کرتے ہیں. اگرچہ آپ کی جماعت کے ریزرویشن ضرور تھے کہ الیکشنز ملتوی ہونے چاہیے, لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور آپ کو یہ جماعت کو, آپ کی جماعت کے سربراہ کو تھریٹس بھی موصول ہوئے, ٹارگٹ بھی کیا جا رہا تھا, پے در پہ انسیڈنٹس بھی فیس کیے, اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ انتخابی اس میدان میں اترنے کے لیے بہرحال تیار ہیں. کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کی جماعت کی اس وقت پوزیشن خیبر پختونخوا صوبے میں کیا ہے, سیٹس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ ہماری محنت تو بہت اچھی جا رہی ہے, ہمارے سیٹیں نکل رہی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آمدہ حکومت جو ہوگی وہ جے یو آئی کی ہوگی, اور اس طرح ہم سرپرائز دیں گے قوم کو, اور جو خدمت پہلے کی جان چھوڑی تھی ویسی شروع کریں گے. عمومی رجحان تو بالکل ٹھیک ہے اور لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. مفتی صاحب ایک خدشہ ہے, جی, اور وہ خدشہ یہ ہے کہ پرویز خٹک کو یہ لوگ لے آئے تھے عمران خان سے توڑ کر. کون لوگ آپ نہیں جانتے. اب آپ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ لے آئے تھے, تو ہم نے کہا, ہمیں لگا کہ بہرحال انہوں نے خود چھوڑ دیا ہے. بہت زیادہ ان کا تو ضمیر نہیں جاگا تھا. پرویز خٹک نے کہا تھا کہ میں تب آؤں گا کہ عمران کو چھوڑ کر کہ آپ مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ.
تو बजाय तो उनको कोई काम ऐसा नहीं था। वो तो अभी आवाम भी बनाते हैं दावे ना, यही आवाम कर रहे वोट देते हैं तो कोई आप जीत मेरी बात पूरी हो जाए ना, जी, उसके जी, बाद जी, फिर आप प्लीज। इसको और दरमियान में काटना जरा मजलिस के अदब के खिलाफ। तो परवेज खटक साहब की कारगुजारी ऐसी कोई मुनासिब तो नहीं है, यानी वो लोग उनके पास नहीं है, लेकिन जाहिर है जब पीटीआई को बल्ला नहीं मिला और न बल्लेबाज मिला न विकेट मिली, और एक ये अजीब अदलिया है जो वो बल्ला नहीं देती तो कोई एक निशान देते, तो निशान भी एक नहीं दिया, तो उनकी हैसियत होगी आजाद उम्मीदवार। तो आजाद उम्मीदवार को फिर जहां इशारे होते हैं वहां चलते हैं। तो मुझे ये खदशा है कि ये इशारा होगा परवेज खटक की पार्टी को आप ज्वाइन करें, तो ऐसा कोई मजबूत सी अक्सरियत बनाई जाएगी, ये खतरा है। बाकी अगर फ्रॉड न किया जाए, साजिश न की जाए और मिट्टी के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक हुक्मरान मुंतखब करने का मौका दिया जाए, तो जमीयत उलमा इस्लाम के हालात सूबे के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि पीडीएम की सरबराही तो आपकी जमात के पास थी, मौलाना साहब के पास थी, परवेज खटक साहब तो ऑल अलोंग इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, तो इशारा आजाद उम्मीदवारों का आपको ज्वाइन करने का क्यों नहीं होगा, परवेज खटक को क्यों होगा? उनकी अपनी पोजीशन उनके अपने हलके में कोई वहां पे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। भाई जो लोग इशारा करते हैं किसी खुददार आदमी को वज़ीर आला वज़ीर आज़म तो नहीं बनाते ना, वो इशारे करते हैं उस आदमी को जो उनके कहने पे उठता है और किसी कहने पर बैठता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो ऐसे आदमी नहीं है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वकी किस्म के और इंतहाई खुददार और किस्म के वो सियासतदान है। तो ये इशारों उनके लिए नहीं होगा ना, इशारा उनके लिए होगा जो उनके इशारे पे नाचते हैं। तो जाहिर है ये फर्क तो आप मलहूज रखें। मुफ्ती साहब, मानसेरा आप जिस हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं उसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उससे पहले वो एक हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने जो जुमला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के हवाले से कहा, आपको क्या लग रहा है? अभी भी कुछ असेसमेंट रिपोर्टर्स भी ऑन ग्राउंड जो पल्स बता रहे थे उसमें यही कह रहे थे कि असल मुकाबला जो है वो नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। तो जेयूआईएफ किधर स्टैंड करती है मानसेरा की इस हलके से? नहीं, आपको गलतफहमी होगी। आप रिपोर्ट देखें, तहरीक इंसाफ तो यहाँ है लेकिन वो तीसरे चौथे नंबर पर है और असल मुकाबला हमारा है। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ के साथ है, अब भी रिपोर्टें बता रही है कि हम एक नंबर पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलतफहमी में न रहे और हम सरप्राइज देंगे कौम को और नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो तपे हैं और इलाके हैं उन तमाम इलाकों के अंदर हम आगे हैं। किसी स्टेज काला ढाका है उसके अंदर भी हम आगे हैं, तनोज में हम बराबर जा रहे हैं और ये जो उगी है उगी के इलाके में हम आगे, पखली में हम आगे। उनको तो लोग यहाँ नफरत की निगाह से देखते हैं बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे मौलाना साहब का और नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा ताल्लुक रहा है, हर हवाले से दोस्ती भी रही है एक और हम-आहंगी भी रही है बहुत से मामलात में। तो कहीं नवाज शरीफ साहब ने किसी स्टेज पे आप लोगों से दरख्वास्त तो नहीं की कि आप उनके मद्दे मुकाबिल खड़े ना हो इस सीट पे खास तौर पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि ये लोग आए थे कि हमारे साथ इत्तेहाद करो ना, हमारे दफ्तर आए थे, तो हमने इनसे कहा था कि आप अजला के अंदर जिले की जमात से बात करें। आपके जिले की जमात मुस्लिम लीग नून की और हमारे जिले की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की आपस में सीट एडजस्टमेंट करें। तो यहाँ मानसरा में हमारी बात नहीं बन सकी, तो हमने इत्तेहाद किया है पीपल्स पार्टी के साथ। तो यहाँ हमारा मुकाबला है। 12 पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था और एक जमात तो नहीं थी, मुख्तलिफ जमातें थी। तो इमरान खान के मुकाबले में ये पीडीएम बना था। तो अगर मुस्तकबिल में इमरान खान नहीं रहा और उनकी पार्टी नहीं रही तो फिर हम आपस में खेलेंगे ना। तो इसका मुकाबला है और जबरदस्त मुकाबला है। तो इसका मतलब आपको 8 फरवरी को मैं बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। चलिए वो तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं, आपको बेहतर नशिस्तें मिल जाती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो कोई पीपल्स पार्टी के साथ भी आप अलायंस बना सकते हैं या फिर आप देख रहे हैं पीएमएलएन और एएनपी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनने जाएगी केपी में खास तौर पे?
मेरे ख्याल में ये जरा बाद की बात है। अच्छा, कबल तो वक्त हम है। लार्जेस्ट पार्टी होंगे तो फिर जो पार्टी हमारे मकासद के और नजरियात के करीब होगी, हमारी तरजीह ये होगी कि हम उसको साथ ले लें। तो ये अभी बताना कबल वक्त होगा, लेकिन ये कि हम सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलेंगे। ओके, राइट, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सीनियर रहनुमा JUIFA मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और हैरानकुन तौर पे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सारे सर्विस जो है वो एक तरफ, लेकिन JUIF नंबर 1 इस वक्त नजर आ रही है। वो नून लीग को बिलखसूस वो कहते हैं हमारा मुकाबला अगरचे नहीं है, लेकिन शिकस्त देने को जो है ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के पास लोग मौजूद नहीं है और वजीर आला वो कहते हैं कि सूबे में वो बनता है जो ताबेदार। सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ कर दी है। Absolutely, ये भी बड़ी बिल्कुल। अजीब सी बात है। बहुत ज्यादा होगा ना। वो राशिद सोमरो के हवाले से चले, मैं statements देखें, वहाँ क्या अजीब चल रहा है। फखर हमारे साथ सियासत रहेंगे, भी क्या एक- क्या रंग दिखाती है जमील साहब। हुस्न जमहूरियत है ये बासित साहब। एक ब्रेक की हुस्न तरफ जाएंगे जमहूरियत और है फखर साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़खर काकाखेल साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। फ़खर, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की, जो कह रहे थे कि उनके सर्विस के मुताबिक तो JUIF लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जहां पर बात आती है उनके पास लोग नहीं है, अगरचे उन्होंने आजाद उम्मीदवारों के हवाले से जरूर एक खदशे का इजहार किया है कि उन पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। आप कैसे? होगा जाएंगे ये वहां पे तो यही ना इशारा। ऑलरेडी जी, जी। इस तरफ मैंने पहले ही इशारा निशानदेही किया कर था दी उन्होंने। थी। बिल्कुल। और मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि 3 जमातें जिनके जो मरकजी अहदेदारान हैं, जिससे मेरी बात हुई JUI में और पीपल्स पार्टी में और अवामी नेशनल पार्टी में, तीनों ने मुझे बताया कि उनको कहा गया था कि आप परवेज खटक के साथ अलायंस बनाकर चलें, लेकिन तीनों जमातों की जानिब से बल्कि मौलाना साहब की जानिब से उनको कहा गया कि वो किसी गैर सियासी बंदे से बात नहीं करना चाहते। ये एग्जैक्ट अल्फाज थे। तो उसके बाद शायद इस्टेब्लिशमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पर जो मैनेजमेंट की जाती है, मुझे नहीं लगता, जिस तरह मुफ्ती किफायत ने कहा भी और आपने भी फरमाया कि खुद उनके परवेज खटक साहब के आबाई हल्के के अंदर इख्तियार वली जो बुरे हालात में भी यहाँ से MPA बने थे, अब वो परवेज खटक का सामना करेंगे, नून लीग के हैं वो। तो देखें, इलेक्शन सरप्राइजेस का दिन होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हैदर होती वर्सेस आतिफ खान, तो मर्दान दो रोज कबल ये तक कहा गया कि आतिफ खान शायद बैठ जाएं, हैदर होती के खिलाफ नहीं, बल्कि यहाँ पर मौलाना शेरानी साहब का एक बंदा है, मौलाना शुजाउल मुल्क, तो ये बात ज़द-ए-आम होगी कि शायद आतिफ खान उनके मुकाबले में बैठ जाएं। तो वो बिल्कुल वॉक ओवर टाइप की सिचुएशन है हैदर होती के लिए, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है और खुद PTI के लोग कहते हैं कि वोट तो हम दे देंगे लेकिन जीतेगा हैदर होती। कुछ ऐसी नशस्तें हैं, यहाँ तक के MLOली चारसद्दा में अगर आप देखें वो JUI के साथ उसका मुकाबला है। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी कहा कि यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में अगर आप तेरे ना एक हफ्ते पहले सिचुएशन और थी, अब अगर आप देखें तो बतदरीज PTI नीचे जा रही है। बड़ी पे हम देख रहे हैं कि कहीं पर ANP, कहीं पर JUI, फिर कहीं पर पीपल्स पार्टी, कहीं पर PTI, कहीं पर नून लीग, इस टाइप की एक डिवीजन बन रही है ऑल NAs में। और मुफ्ती साहब ने जब आपने उनसे पूछा भी तो उसने कहेंगे कि हम सोलो फ्लाइट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो साथियों को साथ लेकर चलेंगे। तो उनको भी इस बात का अंदाजा है कि कोई भी सियासी जमात एक बड़ी अक्सरियत के साथ सूबे में नहीं आ सकती। अब अलबत्ता अलीना, मैं एक चीज पे जो मेरे लिए बायस हैरत है कि जो मेरी अपनी रीडिंग है, मुझे अजीब लग रहा है कि इस बार ANP कौमी नशस्तों पर ज्यादा मुझे नजर आ रही है। मतलब माजी के मुकाबले में, माजी में 2-3 ही नशस्तें जीती रही हैं ANP सिवाय 2008 के इलेक्शन में, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि नेशनल सतह पर उनकी सीटें बढ़ रही हैं। और जाहिर बात है कि अगर कल को पीपल्स पार्टी के लिए गेम प्लान तैयार किया जाता है तो उनके इत्तेहादी होंगे। फखर, ये बताएं, ये मर्दान, सवाबी और कोहाट, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, असद कैसर भी हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं और शहरयार अफरीदी भी हैं वहां पर, और ये बड़े प्रोसेस से भी गुजरे हैं, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? भट्टी से
बिल्कुल, यहाँ पर अली मोहम्मद खान साहब की खुशकिस्मती कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो JUI का बहुत बड़ा वोट बैंक है उन इलाके में, चूंकि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंतहाई आसानी से अली मोहम्मद खान साहब PTI के जो उनकी तरफ से जो नामजद हैं वो ये नशिस्त निकाल पाएंगे। असद कैसर शाहराम तरके का इशू ये आ रहा है कि शाहराम तरके के अपने चचा उस्मान तरके वो इस हल्के में है, तो वो वोट बैंक स्प्लिट हो सकता है। लेकिन बहरहाल चूंकि खानदानी तौर पर मजबूत हैं, सिनतकार हैं और हमेशा से इलेक्शन जीतते आए हैं, तो लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो खुद है नहीं, वो चुपते फिर रहे हैं। तो जाहिर बात है आप जब गेम प्लान तैयार और फिर अपने खानदान की, क्योंकि ये वो बंदा था कि जो उनके लिए हल्के के तमाम मामला देखा करता था, अब जब ये हट गया तो जाहिर बात है लगता है ऐसे कि इसका फायदा ANP या किसी और जमात को यहां से निकलेगा। जहां तक असद कैसर साहब की बात है, उसकी पोजीशन खासी मुस्तहकम नजर आ रही है। अलबत्ता जो शहरियार अफरीदी हैं कोआट के, वो काफी कमजोर थे, क्योंकि वहां पर JUI और जो JUI के उम्मीदवार हैं और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े से अब्बास अफरीदी साहब हैं और एक और हैं JUI के, वो मजबूत पोजीशन देखते हुए मतलब मुझे बज़ाहिर ऐसे नजर आए, क्योंकि शहरियार अफरीदी से भी जो पार्टी के कारकुन हैं वो नाराज हैं। जिस तरह वो बातें करता था अब वो बिल्कुल खामोश चुप, ना उनके खानदान की तरफ से ऐसी चीजें आ रही हैं, तो गिले शिकवे और साथ में PTI के अपने लोग इन मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल सीटें हैं वहां पर ज्यादा कड़े हैं। मतलब रिसेप्शन बड़ा खुशहालगढ़ पे उसका रिसेप्शन तो बड़ा जानदार दिखाई दे रहा था जो विजुअल आए हैं। लेकिन इशू यह है कि वो यहां पर आपने देखा होगा कि अब जमातों ने यह काम शुरू किया है कि अगर लाइक मर्दान में उनका कोई पावर शो है तो वो सवाबी बुनेर हर जगह से लोग बुला लेते हैं, ताकि उसके पास अपने हल्के के लोग ना हो। तो गिले शिकवे अली अमीन से भी हैं, शहरियार अफरीदी से भी। हाँ, अली मोहम्मद खान साहब वो इस हवाले से बहुत कामयाब है कि उन्होंने हल्के में भी अपना जो प्रेजेंस है वो भी जारी रखी, मरकजी सतह पर भी बोलते रहे, सिंस के साथ बात करते रहे। वो फायदे अब जो उसकी अपनी इमेज है प्लस PTI का वोट, तो वो उसने बरकरार रखा। अच्छा फखर, एक और बड़ा एलिमेंट हम एक शायद मिस कर गए हैं। पेशावर को अगर हम देखें तो उसमें बलोर फैमिली का बड़ा अहम सियासत के अंदर रहा है और फिर अरबाब फैमिली, तो जरा इस हवाले से उसको भी अरबाब आलमगीर साहब जो हैं वो उसकी पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है। गुलाम बिलोर साहब को फायदा पहुंचेगा समर बिलोर का, जो मुसलसल आपने देखा होगा वो अपने हल्के में जाती है, वोट को उसने इंटैक्ट रखा बल्कि उसमें एडिशन की, और खुसूसी तौर पर वुमेन वोट बैंक और यूथ वोट बैंक उसने पार्टी को काफी फाल रखा था। तो वो फायदा हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब को पहुंचा। शेरपो साहब को भूल गए आप, सिर्फ शेरपो पे दो चार कमेंट कर दें कि वो भी तो वज़ीर आला भी रहे हैं, बड़े एक्टिव, उनकी अपनी पार्टी जानदार। उनका मुकाबला टफ इस हवाले से कि चारसद्दा में अहमद वली के मद मुकाबिल भी JUI का मजबूत उम्मीदवार खड़ा है, और आफ्ताब अहमद खान शेरपो साहब के मुकाबले में भी JUI का गोहरेली नामी उम्मीदवार है जो काफी मजबूत है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है क्योंकि शेरपो साहब जिस तरह आपने भी जिक्र किया फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर रहे, हजारों की तादाद में उन्होंने अपने हल्के में नौकरियां दी हैं, जब वज़ीर आला थे, जब फेडरल, तो वो चीजें अब काउंट होती है। तो मुझे मैंने कहा ना कि जैसे ही अगर आप PTI फैक्टर को निकाल लेते हैं तो फायदे फिर सबको पहुंचेंगे। सही। अच्छा फखर भाई, आपने हमें अंदाजा है कि जो PTI के साथ पंजाब में हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? वहां की रिवायात, वहां का सेंटिमेंट और वो जो माजी है उसको जहन में रखते हुए थोड़ा सा एहतियात गालिबन बरती गई, हमने वहां नहीं देखा। अभी जो आप बात कर रहे हैं ये सियासत, इंतखाबात, ये छोटे मोटे मामलात हैं। असल चीज़ है कि फ्यूचर में क्या होना है अगर आप इस किस्म के काम करते हैं। आप ये बात तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस ओवरवेलमिंग है, लेकिन इलेक्टोरल गेन्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और फिर एक ऐसा शख्स जो कि मुमकिना तौर पे परवेज खटक हो उसको ज्वाइन करवा के, मुफ्ती साहब भी उधर इशारा कर रहे हैं, उनको वज़ीर आला बना दें, तो एक ऐसा सूबा जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉन्गर रन में नौजवान यूथ पॉपुलेशन ये किस तरह जाएगा, ये आगे होगा? नहीं, ये मैंने जिक्र किया कि बिल्कुल ये कोशिशें की गई, लेकिन ये हफ्ता भर पहले की प्लानिंग्स थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हम देख रहे हैं कि PTIP के जो लोग हैं, देखें एक बात तो ये कि महमूद खान हो गए, वज़ीर आला थे, पैसा लगाया था, और अब भी मशीनरी उसके, परवेज खटक के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बाकी कौन, हमें कोई नजर नहीं आता। तो ऐसे हालात में और फिर जिन पार्टियों को कहा गया
उन्होंने तो बिल्कुल एक लिहाज से मुनासिब नहीं लगता, लेकिन काफी हद तक एक सियासी नफरत का इजहार किया खटक साहब से, क्योंकि ये काफी सारी सियासी जमातों में आगे पीछे अब जो चीजें बन रही हैं सियासी जमातों के अंदर, एक शऊर मुझे नजर आ रहा है कि यार इस टाइप के जो लोग हैं इनको इधर नहीं आना चाहिए। तो जीवाई एक मजबूत तरीन पार्टी है, सूबे की एमएमए की शक्ल में हुकूमत कर चुकी है, एमपी हैदर हौसी की जैसा फेस है उनके पास, उन्होंने जिस तरह वो दावा करते हैं। अगर लास्ट में बस आप रैप अप हमें हमारे लिए ये कर दीजिए कि कौमी असेंबली की जो 45 नशिस्तें हैं, अगरचे जो रेहान ज़ेब पीटीआई के वक़्त थे और आजाद हैसियत में NA 8 जोर से वहां पे भी मुलतवी हो गए हैं, इंतखाबात 3 में नहीं हो रहे, सूबाई की 2 नशिस्तें हैं, लेकिन ओवरऑल आपको कौमी असेंबली की नशिस्तों पर पीटीआई तो क्लेम कर रही है 43, 45 और तकरीबन 70% का जो बैरिस्टर गौहर ने दावा किया। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? और आपने जिस तरह से कहा कि 7 रोज पहले हालात मुख्तलिफ थे, 7 रोज बाद अब सिचुएशन अब डिफरेंट नजर आ रही है, बट येट अगेन इलेक्शन डे इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होगी केपी में, यही बता दीजिए हमें। मेजॉरिटी पार्टी बाजार अगर आप देखें तो मुकाबला जेयूआई, एएनपी और ये जो पीटीआई के फॉर्मर जो आजाद थे, ये तीनों लीड में नजर आ रहे हैं। फिर बाकी हिस्सा पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाले किया जाएगा फिल वक्त, तो मुझे ये नजर आ रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया फखर पाकपेल साहब। जी आप बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, फॉर जॉइनिंग अस, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ थे, और जो कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन को और हमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज फैमिलीज भी जो इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनसे मुतालिक भी, और 7 रोज पहले तक बासित साहब वो कह रहे थे कि पीटीआई लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बट मेरे ख्याल में फखर साहब ने बड़ा जबरदस्त हमें एनलाइटन किया है केपी की जो पॉलिटिक्स है और जो कुछ वहां पे हो रहा है। तो आई टेंड टू एग्री विद हिम। इलेक्टोरल रियलिटीज आर डिफरेंट। पॉपुलैरिटी को इलेक्टोरल सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें जी 24 घंटे का खेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 2 चीजें जो है ना बड़ी अहम है। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब का ये एतराफ करना केपी के अवाम बेवकूफ हैं, फिर कहना कहीं सादा हैं। एतराफ ये मैं अगली बात जो कर रहा हूं कि एतराफ किस चीज का है, वो ये बात कह के, और वो कह रहे हैं कि उसको एक दफा चांस देना ही नहीं था, वो उसको ना चांस मिलता तो ना ये मौलाना साहब की इसका ये मतलब है कि आप ये एतराफ कर रहे हैं कि उसको एक दफा गवर्नमेंट मिली, उसने बातों से डिलीवर किया, अमल से डिलीवर किया, या क्या किया कि उसके बाद उसने लोगों ने फिर मौका दिया, फॉलोइंग जो है उसको बढ़ा दिया। पहला मौका ही नहीं मिलना चाहिए। पहली बार केपी की आवाम, दूसरी बार उसी पार्टी को मुंतखब भी किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चीज जो बड़ी अहम है ना, जो इस सारे फैक्टर के अंदर जो अभी तक मिसिंग है, मैं आपको केपी के अंदर आपकी ओवरऑल अगर डेमोग्राफिक देखें ना आप, तो आपको जो 18 से 35 साल है ना, वो आपको 60% के करीब मिलता है। ठीक है। केपी के अंदर 18 से जो 35 है वो 70% है। कौमी सतह पे 53% है जो वोटर है जी, और केपी में ये 70% है, 18 से 35 साल का जो उम्र वाला है। अब ये आप इसको अगर आप लेके जाएं, इसको 18 से 35 जो है वो 50% है, और 36 से 45 इसमें ऐड कर दें 20%, तो ये 70% हो जाता है। अच्छा, ये फैक्टर हमें आप ये देखना होगा कि इसको आप ज़हन में रखें कि जुलाई 2022 पीडीएम कलेक्टिव कैंडिडेट खड़े कर रही थी। उस वक्त तमाम चीजें आपके कंट्रोल में थी, अवाम में इतना एग्रेसिव नहीं थी, इतना जो है कि वो अब जो कहते हैं कि आप वोट बदला जो है वोट से लेंगे, जुल्म का बदला वोट से, ये उस वक्त ये मोमेंटम नहीं था। अब अगर ये मोमेंटम है, आपने एक से पहले नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फैसला, फिर आपने करप्शन फैसला, फिर आपने जो है कि इद्दत फैसला, आपने इखलाकियात, मॉरल, करप्शन, फाइनेंशियल सारी चीजें डाल के उसको कर दिया। इसके बाद अगर जो रिएक्शन अगर ये 70% मतलब है, मैं यही कह रही हूँ, हालात अगर आपका टर्नओवर इतना ज्यादा आ जाता है, और फिर सोशल मीडिया हर बंदा एडमिट कर रहा है कि उन्होंने अपना इंतखाबी निशान पहुंचा दिया हर जगह के ऊपर। अगर ये सारा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने तो यही कहा ना, जो आपके ब्यूरो चीफ हैं, उनकी असेसमेंट और फखर साहब के असेसमेंट में थोड़ा उस वक्त नहीं ज्यादा हुआ, उस वक्त 17 सीटें तो नून लीग को दे दी थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर को, लेकिन वो 17
रिवर्स हो गई थी क्योंकि टर्नओवर ज्यादा हो गया था, तो ये टर्नओवर सबसे बड़ा फैक्टर है। एब्सोल्युटली। और जो टर्नआउट जिसके हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि इंतकामी टर्नआउट के तौर पे जो है वो जरूर देखा जा सकता है। जो फखर साहब ने बात की कि 7 रोज पहले हालात मुख्तलिफ थे, पीटीआई को जहां पर एज नजर आता था वो हालात मुख्तलिफ है, डजंट सिट वेल विद मी एटलीस्ट, क्योंकि सजाएं हैं उस पर लोगों का रिस्पॉन्स, अगरचे साइलेंट वोटर्स की भी इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो वो खामोश वोटर जो कि 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं वो अपना क्या फैसला देता है, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी हम वापस से ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक जो जरा इस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाजी वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें DI खान से नुमाइंदा ABN न्यूज यासीन कुरैशी साहब, जिनसे हम हाल जानेंगे इस वक्त वहां पर जो हलकों किन किन हलकों में एक कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा एक तो की कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमें नजर आ रही है जिसमें सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान साहब NA44 से उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब जो कि एक तवील अरसे के बाद इंतखाबी मैदान में अगरचे क्लेम्स तो काफी किए जा रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि आजाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, गुज़िश्ता इलेक्शंस में 80,000 से ज्यादा वोट्स भी हासिल कर चुके थे। इस बार क्या सिचुएशन नजर आ रही है, सूरत हाल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, और JUIF कहां खड़ी है? मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है डी खान में कोई बड़ा पावर नहीं किया। कल उनका जो है यहाँ पर हकीवास पार्क में जो है पावर शो होगा और एक बहुत बड़ा जलसा आम का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और उसके असरात जो है जरूरी है कि वो 8 तारीख के जो इलेक्शन है उस पर पड़ेंगे। इसके अलावा फैसल करीम खान कुंडी जो है PPP के जो है वो मरकजी इतलात सेक्रेटरी भी है, उन्होंने भी बहुत जोर लगाया हुआ है, और उसके लिए बिलावल भुट्टो साहब भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने पावर शो किया। वो भी एक मतलब है कि उससे वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अली अमीन खान गंडापुर की जब आप बात करते हैं तो अली अमीन खान गंडापुर मुसलसल 9 साल 10 साल इक़्तिदार में रहे हैं और वो वजारत में भी रहे हैं, उन्होंने काम भी किए हैं, उन्होंने नौकरियां भी लगाई हैं। ये चीज आप अपने एक उसमें रखेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं या डी खान की जो हवा रुख देखा जा रहा है, तमाम सीटों पर जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप का है। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं NA44 पर जो है वकार अहमद जो साबिक सेनेटर है जी, वो भी उन लोगों ने भी दाखिला किया हुआ है जी। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊं NA45 पर जो है फतेहुल्लाह खान मियां खेल PPP की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मौलाना उबैदुर रहमान लुत्फुर रहमान साहब के भाई हैं, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं JUI की तरफ से। मौलाना उबैदुर रहमान फर्स्ट टाइम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। शुएब नासिर साहब आजाद हैं, शेख याकूब साहब पार्लियामेंट्रियन से है जो साबिक MNA के इसी हल्के से, और इनमें जो मुकाबला का जाहिर नजर आ रहा है वो फतेहुल्लाह मियां खेल और मौलाना उबैदुर रहमान का है, जबकि इसमें एक और उम्मीदवार भी है शुएब नासिर, वो आजाद हैं और PTI की जो है वो हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम आप सूबाई सीटों पर आ जाएं, PK 111 मखदूम अली ये आजाद उम्मीदवार है, एहतशाम जावेद अकबर तहरीक इंसाफ से पहले ये कामयाब हुए थे इसी हल्के से 11 से, आज इस वक्त ये पार्लियामेंट्रियन है और उसके बाद PPP की भी हिमायत इनको हासिल है। जबकि मखदूम आफ्ताब ये मखदूम मुरीद काजिम के बेटे हैं और ये JUI की हिमायत से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं JUI की टिकट पर जी। इसके बाद आप ले लें हमारा PK 112 अहमद करीम कुंडी जो साबिक यहाँ से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, साबिक MPA है इसी हल्के से। समीउल्लाह अलाज़ई अहमद करीम कुंडी जो है ये PPP की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि समीउल्लाह अलाज़ई ये जो पिछली मरतबा यहाँ पर इलेक्शन इन्होंने हिस्सा लिया था वो आजाद हैसियत से, आप ये JUI की टिकट पर यहाँ से भी अली अमीन खान ने अपनी जो है वो नॉमिनेशन कराई है और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद आप आ जाए सिटी की जो सबसे अहम सीट है 113, यहाँ पर JUI के है कफील अहमद निजामी, अजीजुल्लाह खान अलाज़ई PPP के, और अली अमीन खान गंडापुर आजाद हैसियत से।
اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جاوید عمران ہے آزاد ڈیراوال گروپ سے، قیوم اسام ہے پارلیمنٹرین سے، اور اس کے علاوہ جو ہے علی امین خان گنڈا پور جو ہیں ان کا بھی یہاں پر جو مقابلہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے بظاہر وہ 3 لوگ ہوں گے، کفیل احمد نظامی جے یو آئی، عزیز اللہ پی 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 اور علی امین خان گنڈا پور. رائٹ. یاسین مجھے یہ بھی بتائیے گا ڈی آئی خان کے اوور آل اگر مسائل کی بات کریں، ایک تو بجلی کی کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی شدت سے لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کسی نے لگتا ہے کہ کام بھی نہیں کیا. 9 سال پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہاں پر حکومت کرنے کا ایک ان کو چانس ملا رہا، کس حد تک ڈیلیور کیا، اور عوام جو ہے اس حوالے سے کیا ریسپانس ہے عوام کا، وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا میں یہ تھوڑا بتا دوں. 114 پر جو ہے نا 114 پر یہ کاٹدار مقابلہ بہت ہی مقابلہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر مولانا لطف الرحمان جو ہے جے یو آئی کے امیدوار ہیں 114 سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوں. ان کے ساتھ ہی کیزار میاں خیل پی 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 سے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ خالد سلیم استرانہ جو پہلے بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں پاکستان پارلیمنٹری گروپ کی طرف سے حصہ لے رہے ہیں. یہاں پر جو ہے بہت انتہائی جو ہے نا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو بھی ہے یہ، اور یہاں پر مقابلہ بھی بہت سخت ہے کیونکہ مولانا لطف الرحمان صاحب یہاں سے حصہ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو یہ علاقہ ہے ڈی خان، آپ نے جس حوالے سے بات کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے لوگ جو ہے مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور پیپلز پارٹی یا موجودہ جو ان کی پارلیمنٹری حکومت جو تھی، یہ جو ابھی 9 مہینے کی جو ان کی کارکردگی تھی اس سے لوگ مطمئن نظر نہیں آئے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترقیاتی کام جو ہے جے یو آئی نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جہاں جس چیز کی ضرورت تھی، اب تمام مطالبات تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے. اب بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارا چشمے سے بھی آ رہی ہے لیکن گوملزان سے بھی، لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے ہر جلسہ اور جے یو آئی کا جو یو آئی کا جو بھی جلسہ ہو وہاں پر لوگ ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. سو مسائل جینوئن مسائل ہیں لوگوں کو جن کا سامنا ہے. اور آپ نے کہا کہ کل جے یو آئی ایف اے اپنے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے مولانا صاحب ڈی آئی خان میں، جہاں سے وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر ہمارے رپورٹر جو ہیں انہوں نے ہر کنسٹیچوئنسی ہر حلقہ بڑے ڈیٹیل بڑے مفصل انداز میں اور بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا. لیکن ڈی آئی خان مولانا صاحب کے اس پہ شاید پروبیبلی لاسٹ تک کے حوالے سے نا علینا میں آپ کو بتاؤں یہ جو تین ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے نون لیگ کے جو چانسز ہیں ان کو بڑا خراب کیا ہے اور بڑی بیڈ آپٹکس. ایک یہ جو بیوقوف والی بات، بیوقوف بن جاتے ہیں، یوتھ گمراہ اور اوورسیز پاکستانی لاشیں دفنانے والے، یہ 3 بڑی ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہیں. کے پی کا جو ورک فورس گلف ریجن میں کام کرتی ہے، پیسے بھیجتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کیا ماں باپ کو دفنانے آتے ہیں صرف یہاں پر. تو آئی تھنک یہ آپٹکس جو لیے ہیں نون لیگ نے، دے آر گوئنگ ٹو پے فار اٹ. خالد صاحب پہلے بھی پے کر رہے تھے، پہلے بھی انہیں کیا مل رہا تھا وہاں سے. ہاں ویسے جوش خطابت میں میرے خیال سے یہ بہت کچھ کہا جاتا ہے. میں چاہوں گی پروڈیوسر صاحب ذرا، اور ہم کیونکہ اب ٹرانسمیشن بالکل اینڈ کرنے لگے، چند منٹس رہ گئے. الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے جو ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کے آغاز پہ بھی بات کی، جو ریزرویشنز کا اظہار، اور جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے کو ان کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا. گوہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اگرچہ وہ سٹیٹمنٹس کے بیسس پہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا، لیکن اسی قسم کا کچھ آر او اور کے طرف سے بھی یہ بات آ جانا نوٹیفیکیشن کے فارم میں کہ ای ایم ایس جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں جو لوپ ہولز ہیں اور جو پولنگ وائز ڈیوٹیز انہوں نے اسائن کی اپنے ملازمین کو، اپنے امپلائیز کو، لیکن پھر آبزرو یہ کیا گیا کہ وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوئی یا وہ جو ہے وہ مسنگ تھی بعد میں. اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ either it is an utter failure of or there is someone else that controls and manages the system behind the wheel. سو بار بار انہوں نے نشاندہی کرنے کے باوجود الیکشن مینجمنٹ تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ جنہوں نے مینج کرنا ہے وہی اس پہ سارا کام بھی کریں گے، بعد بھی کریں گے. سسٹم پہ ضرور کر سکتے ہیں، سسٹم پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. اور سسٹم جو ہے کہ اس وقت تک اس الیکشن میں جو کچھ کر رہا ہے،
हर 4 कदम ज्यादा बढ़ के कर रहा है, तो अगर वो कहते हैं कि सिस्टम बैठा था 2018 में, तो इस वक्त 4 गुना ज्यादा फिर बैठने की तैयारी की जा रही होगी। चले, हमें रैप अप करना है और इसी के साथ ही कि जो आज खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से आपको डिटेल्ड वहां के अपडेट्स और सिचुएशन के हवाले से हम आगाह कर रहे थे, जहां पर बड़े कैंडिडेट्स हैं, वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद और वजीर आला के उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह से फखर भी जिस तरह बता रहे थे ट्रांसमिशन के दौरान के 7 रोज पहले की सिचुएशन फर्क थी, 7 रोज के बाद तहरीक इंसाफ के लिए अगरचे हालात और वहां की सिचुएशन मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो ग्राउंड पल्स से हमें आगाह करे थे, उन्होंने कहा कि एक इंतकामी टर्नआउट अगरचे जरूर देखा जा सकता है। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल हम सिंध फोकस करेंगे। तो कराची और कराची गुज़िश्ता रोज जिस तरह से एक बारिश की सूरत हाल नजर आई, जरा कराची के मसाइल को भी हम तफसीली तौर पे उस पर बातचीत होगी और वहां के कैंडिडेट्स के हवाले से भी उनकी पोजीशन किस हद तक मुस्तहकम है। पीपल्स पार्टी पे ये जरूर तनकीद की जा रही है उनके ओपोनेंट्स की तरफ से कि सिंध 15 साल से इनके कंट्रोल में है, लेकिन डिलीवर क्या किया है, इस पर बात होगी कल ट्रांसमिशन में। हमें जरूर ज्वाइन करिए।